आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और अब बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से रह रह कर तनाव की खबरें, बवाल की खबरें आ रही हैं और जलगांव में अब एक दंगे की खबर है और इसके सिलसिले में आरोपियों की तस्वीरें पुलिस ने जारी की है। महाराष्ट्र पुलिस ने 30 दंगाइयों की तस्वीर जारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में से इन 30 में से 21 मुस्लिम समुदाय के नाम जो है वो सार्वजनिक किए गए हैं। इरफान बेलदार, मोहम्मद सलीम खटीक, कादर अली, शेरा अली, अशफाक उर्फ सलीम, रिजवान शेख सलीम, तौसीफ सैयद खटीक, अब्दुल जमीर, अब्दुल जब्बार, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल गफार, अब्दुल अकील, आफरिज जमील बेलदार, साकिब खान, इस्माइल खान, अकीब खान, दौलत खान, मुजफ्फर खान। तो ये तमाम नाम हैं। अब्दुल नबी, अब्दुल करीम, सईद यासीन खटीक, साजिद हुसैन, अल्ताफ गुलाम हुसैन, वसीम खान, गुलाब खान, रिहान शेख, अल्ताफ अंसारी, भैया सुभान पिंजारी, अहमद शाह अयूब खान, राकेश राजेंद्र बारी, गोपी विभाकर कासार, कुणाल राजेंद्र भावसार, ईश्वर कैलाश लांडगे, योगेश कैलाश लांडगे, रूपेश हरि पाटिल, लोकेश अनिल ठाकुर और एक नाबालिग आरोपी बताया गया। जलगांव जिले के अमलनेर कस्बे में 2 दिन पहले 2 गुटों के बीच पथराव हुआ था। बहुत मामूली सी बात थी, जिसको लेकर 2-3 लड़कों के बीच कहासुनी हुई थी। बाद में हाथापाई होने लगी और इसके बाद यह विवाद 2 समुदायों के बीच का विवाद बन गया। जबरदस्त पथराव हुआ था, जबरदस्त हिंसा भड़क गई थी। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिनेश, जरा बताइएगा पूरे तफसील से, ये पूरा मामला था क्या? पुलिस ने अब ये जो नई डिटेल्स जारी की हैं इसके बारे में क्या पता है? देखिए, 2 बच्चों के गुटों में विवाद हुआ था। विवाद पल भर में बहस में तब्दील हो गई और इस विवाद में कुछ देर बाद बड़े शामिल हो गए। दोनों समुदायों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई थी शुक्रवार की रात को, और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो निकलकर सामने आया कि इस पत्थरबाजी के पीछे दोनों ही गुटों की तरफ से 4 मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है, जिसमें अगर एक पक्ष की बात करें तो सलीम टोपी और इरफान बेलदार नाम के 2 मास्टरमाइंड है, जिन्होंने एक पक्ष को वहां पे भड़काया, उकसाया और पत्थरबाजी करने के लिए प्रोवोक किया। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष है वहां पर सूरज परदेसी और सचिन कासार नाम के एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के लोगों को भड़काया और पथराव किया। तो जमकर जो है शुक्रवार की रात को दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। लेकिन अब जो धीरे धीरे तस्वीर सामने आ रही है, पुलिस के मुताबिक बाकायदा जो है इस पथराव के पहले उस इलाके के जो लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स, उस लाइट का कनेक्शन जो है काटा गया। पुलिस के जो सीसीटीवी लगाए गए थे, पुलिस ने जो सीसीटीवी लगाया था, उन सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। उसके बाद जो है पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के दौरान जो है एक आरोपी इरफान बेलदार के हाथ में तलवार भी थी। पुलिस पर तलवार से हमला किया गया और जमकर पुलिस पर पथराव किया गया। कोशिश ये हो रही थी दूसरे पक्ष द्वारा कि वो जहां पर सराफा बाजार में जो दुकानें थी वहां पर वो घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर जो है उन दंगाइयों की भीड़ को वहां पर रोका। तो ये पुलिस द्वारा उस दौरान किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है कि एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। सलीम टोपी नाम का एक मास्टरमाइंड अब भी फरार है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जो एक स्पेशल टीम का गठन किया है। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक ये 30 आरोपी जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पथराव की घटना को अंजाम देने के लिए, दंगे को अंजाम देने के लिए इरफान बेलदार नाम के आरोपी द्वारा एक 15 साल के बच्चे का भी इस्तेमाल किया गया था। तो छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें भी प्रोवोक किया गया था कि वो भी इस दंगे में शामिल हो, और अब जो है पुलिस सभी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सवाल ये है कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जो जलगांव में हुआ, बच्चों के बीच झगड़ा था, वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते 2 कम्युनिटीज का झगड़ा बन गया। कुछ और बातें ऐसी सेंसिटिव में बताना ठीक नहीं रहेगा। धार्मिक स्थलों पर भी ऐसा मानना है कि बात आ गई थी, नौबत आ गई थी पथराव की या हमले की। पुलिस को काफी सख्ती वहां पर करनी पड़ी है। लेकिन ये हो क्यों रहा है बार बार? कभी औरंगजेब के नाम पर होता है, कभी बच्चे की लड़ाई के नाम पर ये हो जाता है। और जाहिर है अब ऐसी संख्या में, जैसे हम बता रहे हैं कि ज्यादातर आरोपी जो है मुस्लिम समुदाय से हैं, तो अब यहाँ पर हो सकता है इम्तियाज जलील या असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हो, उनकी भी कोई स्टेटमेंट इसको लेकर के आती हो। नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है 2019 के बाद से महाराष्ट्र की जो 4 पार्टियां हैं, अब तो 5 पार्टियां हो गई, तो ये अपनी ज़मीन को नए सिरे से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि एकनाथ शिंदे का जनाधार कितना है। वो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का जनाधार था पूरा लाए हैं, आधा लाए हैं, 2 तिहाई है, 1 तिहाई है।
उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको सिंपैथी का कितना फायदा मिलेगा। जो वो बात कर रहे हैं धोखा दिया शिंदे ने, बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, उसका क्या असर होगा। उधर एनसीपी के अंदर के अपने झगड़े हैं, अभी देखा आपने जिस तरह से शरद पवार ने, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं अभी जी। तो और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में क्या है ये बताना भी मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र में, बस इतना ही कह सकते हैं, वहां न कुछ अच्छा हो रहा है और न कुछ बुरा हो रहा है। तो इसलिए सभी पार्टियों को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई तो रास्ता हो, कोई तो दिशा मिले। तो इस चक्कर में पूरा कंफ्यूजन है। मुझे तो यही समझ में आता है कि किसी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि स्पष्ट दिशा क्या होनी चाहिए। नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, तनाव है तो समझ लो चुनाव है, तो क्या ये वही हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, तनाव है चुनाव है तो बड़ा पुरानी कहावत है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में 2019 के बाद जो गठबंधन बना, बीजेपी से शिवसेना अलग हुई, अघाड़ी की सरकार बनी, साल भर तो उस अघाड़ी की सरकार को समझने में, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में लगा। जब वो सरकार स्टेबलिट, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद कोविड से निपटने में सारा टाइम चला गया। जब वो सरकार थोड़ा स्थायित्व मिला और स्टेब्लिश हुई, तब तक ये शिंदे जी का प्रकरण हो गया और शिंदे जी आ गए इधर अपनी बना। तो एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण जो है फिर वो समझने लगे सरकार कैसे चलानी है। अब वहाँ भी, उसमें भी बीच में अजीत पवार का फैक्टर आगे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, शिंदे जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रशासन जो है नीचे के स्तर पर मुझे लगता है काफ़ी जड़ता की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो तत्व हैं जो समाज में अशांति और अराजकता फैलाते हैं, उनको बल मिल जाता है और वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। और उनके पीछे, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं, नए तरीके से जो है खोज रहे हैं, उनके जो तमाम सारे उत्प्रेरक तत्व हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको ही मौका मिल जाता है इस तरह की चीजों को भड़काने का। देखिए, आरोप वहां की सरकार पर जो है महाविकास अघाड़ी लगा रही है वो ये कि छोटे मुद्दों को भी बड़ा सांप्रदायिक रंग दे दिया जा रहा है। इस मामले में भी कहा जाएगा कोशिश हुई है जब मुसलमानों की धरपकड़ की जा रही है आरोपियों की, जैसे कोल्हापुर में हुआ कि भाई इसमें जो 30 नाम जारी है उसमें हिंदुओं के भी नाम है, पक्ष में नाम है, उसमें मेजॉरिटी उनके भी है। ऑब्वियसली अब जब दंगा हुआ है तो दोनों पक्ष होंगे, लेकिन आरोप ये लगाया जाएगा कि आपने एक पक्ष को प्रताड़ित किया। कोल्हापुर के अंदर आप टीपू सुल्तान औरंगजेब की तस्वीर के नाम पर आप हिंसा जो है वहां पर हो जा रही है। तो ये आरोप महाविकास अघाड़ी लगा रही है सीधे सीधे फडणवीस सरकार पर, शिंदे सरकार के ऊपर। ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर भले ये पुराना है जुमला कि तनाव है इसलिए चुनाव है, इसलिए तनाव है, लेकिन यहां जरा आप देखिए तो जो साफ साफ दिख रहा है, शिवसेना का जो वर्कर है, जो शिवसेना है, उसके लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से कैसे अपनी जमीन हासिल करें। जो ये तथाकथित तौर पर सेकुलर हो गई है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वो, या जो अभी एकनाथ शिंदे वाली सेना है, और जो महाविकास अघाड़ी है, उस महाविकास अघाड़ी के साथ। और अगर हम बहुत स्पष्ट तौर पर देखें तो जब नवाब मलिक पकड़े जाते हैं तो कहते हैं भाई सारे मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है। शरद पवार का बयान आता है तो वो भी उसी दिशा में रहता है। अब सवाल यह है कि क्या जो नीचे, जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, या किसी पार्टी में जो लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं से हम आगे बढ़ेंगे, क्या वो महाराष्ट्र में हावी हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। कम से कम औरंगाबाद और जलगांव ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसके लोग इसमें शामिल होते हुए इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि उनकी सरकार है। तो क्या कोई दूसरा समूह है जो एग्रेसिव हिंदुत्व के नाम पर वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने मुसलमान खड़ा दिख रहा है? सरकार कार्रवाई करती हुई दिख रही है इसलिए क्योंकि जो विनोद जी ने भी कहा, मैं उससे सहमत हूं कि देखिए भले ही मुसलमानों के नाम ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन दोनों पक्षों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आमतौर पर इससे सरकार में अगर कोई एक लाइन है तो वो बचते हैं, यहां ये होता हुआ दिख रहा है। लेकिन चूंकि नीचे के ग्राउंड पर जिसको हम फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, उनका ठीक से हम एक तरह से साफ साफ अगर कहें तो शिवसेना के बीच की मशक्कत मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है चुनाव के पहले। अब वो किस तरह जाएगी, किस तरफ जाएगी, ये थोड़ा अनुमान लगा पाना कठिन है। तनाव है तो चुनाव। देखिए, और एक और घटना हुई जिसको विपक्ष जो है महाराष्ट्र में वो काफी भुनाने की कोशिश कर रहा है कि पंढरपुर में जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर, वो यात्रा में जाने वाले थे, उनके ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। हालांकि बाद में सरकार ने इससे इनकार भी किया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहां ये मामला था कि श्रद्धालु जो है यात्रा में जा रहे थे, जत्थों में जाते हैं, बैचेज में जाते हैं, तो कितनी संख्या में एक बैच में लोग होंगे, कितने जत्थे निकलेंगे, इसको लेकर के एक विवाद हुआ था। उसके बाद पुलिस को ये सख्ती करनी पड़ी। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब के नाम पर कार्रवाई करने का दावा करने वाली सरकार ये देखे कि असली मुगलिया शासन तो ये है।
कि पंढरपुर के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी उनको मौका मिल गया संजय राउत को, क्योंकि कोल्हापुर के बाद तो जिस तरह सारी पॉलिटिक्स है घूम फिर के वही हिंदुत्व की। देखिए, अगर मैं एक लाइन बस जोड़ दूं, चूंकि विनोद जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद, पंढरपुर में जो हुआ है वो चूंकि मैंने थोड़ी सी जानकारी मुझे मिल गई थी इसलिए उसके आधार पर बता रहा हूं, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ है। वहां जो यात्रा जाती है उस यात्रा को पुलिस का प्रबंधन होता है, और आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले मंदिर में यात्रा में जाएं तो पुलिस रोकती है, छोड़ती है, सिर्फ इतना भर हुआ है। इसीलिए किसी भी जगह पर, और मैं अगर इंडिया टीवी के पास वो जानकारी आ गई है तो जरूर बताना चाहिए, फुटेज वहीं का क्योंकि है क्या? संजय राउत भले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज की कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी ये तस्वीर ही है, ये देखिए यही तस्वीर है, तस्वीर में ये दिखता है कि पुलिस रोक रही है ये मैं उनको। यही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी आज सुबह ही मेरी बात हुई जब ये खबर आई, और संजय राउत के ट्वीट के बाद ही मैंने ये समझने की कोशिश की। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, शिवसेना अपना ग्राउंड क्लेम करने की कोशिश कर रही है। मैं ये किसी पर आरोप नहीं लगा सकता कि कौन कहां क्या कर रहा है, लेकिन वो जो हिंदू वाला ग्राउंड है ना, जो एकदम मुखर वाला था, औरंगाबाद, जलगांव, पंढरपुर, वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। छोटी घटनाएं इतनी बड़ी क्यों हो रही हैं? पहले तो नहीं हो रही थी। यही तो अब सवाल है। ये सवाल फिर बड़ा हो जाता है ना कि आखिर कौन होगा, जो सरकार में होगा वो क्यों कराएगा? नहीं, वो ये हिंदूवादी सवाल खड़ा होता है। अब वो हिंदूवाद वाली जमीन शिवसेना लेना चाह रही है, जो लकीर खींच दी है वहां देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की औलाद बोल करके। अब वो तो मतलब शिवसेना से 4 हाथ आगे चल रहे हैं इस वक्त, महाराष्ट्र की बात करें तो। भाई देखिए, अब शिवसेना और मतलब शिंदे कुछ नहीं कहते। हाँ। शिंदे कुछ नहीं कहते। नहीं, उनको लग रहा है कि हमारी ओर से तो बीजेपी बैटिंग कर ही रही है, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने समस्या है कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी में से चुनना हो तो किसको चुने? इस खेमे में है तो औरंगजेब का विरोध नहीं कर सकते, और अपने विचारधारा पे रहना तो छत्रपति शिवाजी का बचाव करना ही है। तो उनके राज्याभिषेक के 350वीं जयंती पर अगर औरंगजेब के पक्ष में अभियान चलेगा तो फिर क्या स्टैंड होना चाहिए उद्धव ठाकरे का, ये उनके सामने ये दुविधा है। तो उसका प्रस्फुटन जो है आपको इस तरह की घटनाओं में देखने को मिल रहा है। वो सेकुलर भी बने रहना चाहते हैं और हिंदुत्व की जमीन भी साथ रखना चाहते हैं। तो दो नावों की सवारी तो नहीं हो सकती, उनको अंततः तय करना पड़ेगा कि वो किस खेमे के साथ रहेंगे। नहीं, मैं फिर वो समझना चाह रहा हूं जो एकनाथ शिंदे वाला सवाल है, वो क्या उतने एक्टिव नजर आ रहे हैं? ऐसी घटनाएं होती हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना उनकी है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। मतलब अगर चुनावी दृष्टि से भी देख लें, जो बातें देवेंद्र फडणवीस ने की उसकी आलोचना भी हो रही है कि भाई डिप्टी सीएम के जबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बिल्कुल ही खामोश है। नहीं, मुख्यमंत्री इसलिए खामोश है, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी के स्थायित्व को लेकर के बहुत मुतमईन नहीं है कि कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, क्या होगा, चुनाव कब कराए जाएंगे। जिस तरह की स्थिति अभी बराबर महाराष्ट्र से खबरें आती हैं कि क्या लोकसभा के साथ ही चुनाव करा देंगे, क्योंकि उसके चुनाव तो वैसे बाद में होने हैं। लोग महाराष्ट्र के जो ड्यू हैं, अगर लोकसभा के साथ करा देंगे तो कितने दिन रहेंगे, या पहले बीच में ही परिवर्तन हो जाए। और जो अंदरूनी तनातनी है, देखिए एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, जो शिवसेना है, और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है महाराष्ट्र में। उनके विधायक जो है, जो उनके साथ तोड़ करके आए हैं, उसमें कुछ मंत्री बने हैं, उनकी अपनी शिकायतें हैं। तो बड़े दोहरे दबाव से, जैसे उद्धव ठाकरे दोहरे दबाव में है, तो एकनाथ शिंदे भी दोहरे दबाव में है। वो बहुत सहज नहीं है ऐसी स्थिति में। वो करें क्या? कल को मान लीजिए अगर अजीत पवार वाला कोई गेम हो जाता है और इनको बीजेपी बिल्कुल किनारे कर देती है, तो वो चिराग पासवान हो जाएंगे। अजीत पवार वाला गेम हो जाता है या हो गया है? नहीं, वो तो अभी शरद पवार की तरफ से हुआ है, अभी बीजेपी की तरफ से नहीं वहां से तो गेम हो गया ना। शरद पवार ने तो अपना जो है, चूंकि अजीत पवार को एक तरह से उन्होंने बेटी को विरासत सौंप करके और अपने लेफ्टिनेंट जो है उनके सिपाही सलार प्रफुल्ल पटेल को साथ में लगा करके ये कंट्रोल, अपनी पार्टी का पूरा नियंत्रण अपनी बेटी के हाथ में दे दिया है। तो अजीत पवार की जो पार्टी के भीतर की जो ताकत है वो कमजोर हुई है। आप जब पार्टी के अगर किसी पद पर है, मान लिया, हालांकि नेता विपक्ष अभी भी वो हैं, उन्होंने कहा इस बात को कि लोग कहते हैं मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है, मैं महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष हूँ, ये अजीत पवार ने कहा प्रेस के साथ। लेकिन नेता विपक्ष होके वो क्या करेंगे? लेकिन जब विधायक लाने की बात थी तब तो ला नहीं पाए थे वो। ये उनकी ताकत तो उसी दिन पता चल गई डिप्टी थी। चीफ मिनिस्टर बन गए थे वो जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, तब विधायक जो उन्होंने कमिट किया और पूरी सूची दी थी उन्होंने, वो नहीं ला पाए। 50 विधायकों की, कितने विधायकों की पूरी सूची राज्यपाल को दी थी। उसमें उन्होंने सब विधायकों ने कहा कि तुमसे दस्तखत करा लिए गए, ये कह गए कि हम जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन में दस्तखत करवा रहे हैं। तो पार्टी तो हो गई सुप्रिया सुले की, कोई शक नहीं इसमें। निश्चित रूप से भाई, शरद पवार जी ने विरासत अपनी दे दी है, बेटी को दे दी विरासत। दे दी। अब तो क्या मतलब अजीत गेम हो गया अजीत पवार के साथ?
नहीं, कह देखिए सकते हैं? गेम तो हो गया, लेकिन मैं राजनीति में हमेशा कहता हूं कि राजनीति ये सब छोड़ दीजिए, किसके साथ कितने विधायक हैं, कौन नहीं है, कौन खड़ा होकर कहता है कि मैं नेता हूं, सारी राजनीति इसकी होती है। अजीत पवार ने वो वाला अवसर गंवाया जब वो बन गए थे, उनके पास सरकार थी, भगत सिंह कोश्यारी ने उनको राजभवन में शपथ ग्रहण करा दिया था। उसके बाद अगर वो विधायक नहीं जुटा पाए, अब कोई कुछ भी कहे, भावनात्मक हो गया। सुप्रिया सुले का उस दिन का व्हाट्सएप स्टेटस सबको याद है। उस परिवार के भीतर कितनी बड़ी खाई हो चुकी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन शरद पवार ने कहा कि नेता मैं हूं, अजीत पवार चुप रह गए। और जब चुप रह गए आप, तो हमारे यहां जैसे कहा जाता है कि उप मतलब चुप, तो वही हाल इनका भी है, ये उप मतलब चुप है। और इतना चुप है कि अब इनकी आवाज नहीं सुनाई देती। उस दिन वो बोतल लेके हमको लगा कि पता नहीं सर पे मारने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जब शरद पवार अनाउंसमेंट कर रहे थे तो एक बोतल लेके यूं यूं कुछ कर रहे थे वो। अब वो क्या करना चाह रहे थे, किस दशा में पहुंच गए? उस दिन तो वो हर उस आदमी को चुप करा रहे थे जो मना रहा था शरद पवार को कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिए। मैं एक यही इकलौते शरद अजीत पवार पवार थे जो चाहते थे कि अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब इन्होंने तय कर लिया, अब मत जाएं, रोको इनको, अब मत देखिए, रोको। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन उस दिन भी वो खड़े होकर नहीं कह रहे थे कि मैं नेता हूं। आप ये चाहेंगे कि वो नेता कुर्सी छोड़ देगा जिसने किसी 26-27 साल की उम्र में कांग्रेस में खेल कर दिया था शरद पवार ने। उस नेता के सामने आप चाहेंगे कम वो उम्र छोड़ में दे। मुख्यमंत्री बने। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। और सुप्रिया सुले ने ओन कर ली लीडरशिप। उनका बयान से देखिए, उन्होंने अपनी थैंक यू की स्पीच भी दे दी है, पिताजी को धन्यवाद भी कर दिया है, और आरोप उन पर लगता परिवारवाद का उसका भी जवाब दे दिया। कहा किस पार्टी में नेपोटिज्म देखिए, नहीं है, शरद क्या पवार- मेरी गलती है कि मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुई? शरद पवार ने बहुत होशियारी से पहले अपनी अथॉरिटी रीइस्टैब्लिश की, इस्तीफा दे गए, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई। ये बता दिया अजीत पवार को कि अगर कुछ गड़बड़ करोगे, पूरी पार्टी मेरे साथ है, मेरे कहने में मेरे अनुसार चलेगी, तो सक्सेशन मैं तय करूंगा। उस वक्त चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी के साथ कुछ हो सकता है हाँ, अजीत पवार। कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये उनको उससे पहले ही करना था। लेकिन जब अजीत पवार और बीजेपी की बात चलने लगी तो उनको लगा कि ये जरूरी है बता देना कि किसकी क्या हैसियत है। तो अजीत पवार और सचिन पायलट को मैं एक ही कैटेगरी में मैं रखता वही हूं, बोलने वाला था। जो फैसला नहीं ले पाते। नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है राजनीति में समय पर फैसला न लेना, इससे बड़ी गलती और कुछ नहीं नहीं, होती। तो अब ऑप्शन क्या है सही अजीत हो, पवार के गलत पास? हो, बहुत वो लोगों को अलग लगता बात है कि अभी चर्चा में बात निकल के आए कि बीजेपी के साथ हो सकता है अजीत पवार आ जाए, जो कुछ भी उनके हाथ लगता है वो वही लेकर के आ जाए। बीजेपी का कहना है कि बहुत बैगेज है उनके साथ, मैं उनको लेना बड़ा मुश्किल है। नहीं, और जब लेने कुछ के लेके अलावा नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा? एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने की है। अमित शाह को सीधे तौर पर अगर नजरें झुकानी पड़ी तो सिर्फ एक बार झुकानी पड़ी, और वो महाराष्ट्र था। दोबारा क्या अमित शाह उसी तरह से अजीत पवार को शामिल करा लेंगे क्या? तो सबसे पहली बात तो यही है कि जिन अमित शाह को, और उस वक्त तो जो खबरें चली उसमें अमित शाह ही पीछे जाते हुए दिखे ना, तो मुझे लगता है कि अजीत पवार के लिए भी इतना आसान नहीं कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से हम लेकर आ रहे हैं, और उतनी ताकत दिखाने के लिए सामर्थ्य और साहस नहीं। इस बार उन पर यकीन कौन करेगा? नहीं, शिंदे की तरह निकल के बाहर आना पड़ेगा, 36 विधायक लेके बैठना पड़ेगा शिंदे बिल्कुल। और सिंधिया हाँ, सिंधिया का अलग था। वो सिंधिया भी तो निकले सिंधिया- ना। हाँ, निकले और दिखाया उन्होंने कि उनकी ताकत है। एक फैसला लिया, उस पर टिके रहे। अरे हर राज्य में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। भारत की चुनावी राजनीति जो है अब 24 की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही है, रोज आपके लिए ऐसी ही खबरें आती रहेंगी, और किस्सा कुर्सी का में हम उसके पीछे की कहानी आपको बताते रहेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ थे, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़े। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल फिर मुलाकात होती है हमारे मेहमानों के साथ किस्सा कुर्सी का में। आप जरूर लौटिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।